गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं नया एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। एएस 16 16 स्वीट 16। एएस 16 अकाउंटिंग फॉर borrowing cost। अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग, बोरो करना। आपने कभी कुछ बोरो किया है? क्या बोरो किया है आपने? नोट्स। आपने नोट्स बोरो किए हैं, फ्रेंड का रजिस्टर बोरो किया है। बोरो करने के बदले कुछ देना पड़ा है? नहीं। ऐसा कोई वादा कि फिर जब वो मांगेगा तब आपको भी देना पड़ेगा अपना रजिस्टर, है ना? ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है आपके रजिस्टर बोरो करने की। बिज़नेस में बात करें, बिज़नेस में हम क्या बोरो करते हैं भाई? पैसा। बोरो मतलब क्या? लोन। लोन लेना। लोन लेने की कॉस्ट को कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट। लोन लेने की कॉस्ट क्या होती है? अगर आज आप बैंक से लोन लेते हो तो उसकी अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट क्या पड़ी आपको, तो आप किस चीज़ को कॉस्ट बोलोगे? इंटरेस्ट। यस, बोरोइंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट। और कौन है ये महान अपॉर्चुनिटी? हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अगर हम ये ना करें, कुछ और करें, ये लोन में कहाँ से आ गई? अगर हम लोन ना लें तो क्या करें? और अकाउंट्स में तो वैसे भी हम ओसी की बात कभी नहीं करते। सो बोरोइंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट। एएस 16 शब्द यूज़ करता है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। इंटरेस्ट तो होता ही होता है बोरो करने की कॉस्ट, और भी कुछ कॉस्ट होती हैं जिनको हम बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। शायद आपने ऐसा कुछ सुना हो, लोन प्रोसेसिंग फ़ी। ऐसा सुना है आपने? सर्च रिपोर्ट। अच्छा, लोन प्रोसेसिंग फ़ीस क्या होती है? वेरी गुड, लोन को प्रोसेस करने की फ़ीस। कमाल हो आप लोग। इसमें मतलब क्या आता है? किस टाइप का खर्चा है इसमें? क्या खर्चा हो रहा है यहाँ पर? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो रहा है? जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है? तो कर दे भाई, साइन कर दे पेपर के ऊपर। फीस किस बात की है? ब्राइब? कि तुम लोगों का मतलब ठीक हो ना, साउंड माइंड? या फिर वो पार्शली ऑफ साउंड माइंड, पार्शली ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा तो नहीं हो रहा? साउंड माइंड, साउंड माइंड। लोन प्रोसेसिंग फीस। आपने सिबिल का नाम सुना है? सिबिल। अगर आपको लोन लेना है ना बैंक से, तो आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। सिबिल स्कोर जितना हायर होता है उतने आपके लोन अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब आपको पैसा चाहिए, पैसा तो हर बिजनेसमैन को चाहिए। बिज़नेस को बढ़ाना है भाई, बिज़नेस का खाना है पैसा। जितना आप फूड डालोगे उतना वो ग्रो करेगा। तो सारे ही बिजनेसमैन जो हैं वो लोन मांग रहे हैं बैंक से। तो लोन अप्रूव कैसे होगा? तो आप चेक किया जाता है आपकी पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। आपने पहले कब कब लोन लिए हैं, फिर आपने उसको रीपे किया टाइम पर कि नहीं किया। फिर इस लोन के लिए जो वो सिक्योरिटी लेंगे आपसे, तो मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स लिए हैं, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स को चेक किया जाएगा स्टार्टिंग से अब तक। पहले ओनरशिप किसकी थी, फिर किसको ट्रांसफ़र हुई, शुरू से ये आपका है
या आपने इसे बीच में ख़रीदा था, बीच में ऐसा तो नहीं है कहीं फ्रॉडुलेंटली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, तो बैंक ये सारे काम करता है। इन सब कामों के लिए खर्चा होता है। भाई अगर आप कोई सिक्योरिटी दे रहे हो तो एक ऑफिसर चेक करने भी आएगा कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग है, कहाँ पर है, गाड़ी है तो गाड़ी किस हालत में है जिसकी आप सिक्योरिटी दे रहे हो। तो ये सब खर्चों को मिलाकर के हम बोलते हैं लोन प्रोसेसिंग फ़ीस। और AS 16 कह रहा है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट मीन्स बोरोइंग कॉस्ट, मतलब उधार लेने की कॉस्ट। तो इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट को हम तो भाई इंटरेस्ट ही समझेंगे। हाँ ठीक है, बाकी जो भी कॉस्ट है आपकी साथ साथ में आ रही है, मेन जो हम अकाउंट्स में बात करते हैं हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। अब हमारा AS है अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट, मतलब ये बता रहा है अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की अकाउंटिंग आती है? क्या हमने कभी जीवन में इंटरेस्ट की एंट्री पास करी है? करी है, बहुत बार करी है हमने। तो देखो जब हम लोन लेते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? बैंक टू बैंक लोन, उस पर हमने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट टू बैंक, और उसके बाद P&L टू इंटरेस्ट। भाई हम तो इंटरेस्ट को हमेशा P&L में लेके जाते हैं, तो पूरे के पूरे एक AS की क्या ज़रूरत है आखिर? अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट, पूरा का पूरा एक AS आ रहा है। ये AS इस चक्कर में आ रहा है जब आपने लोन लिया हुआ है फिक्स्ड एसेट के लिए। किसके लिए लिया आपने लोन? कोई फिक्स्ड एसेट परचेज़ करने के लिए। फिक्स्ड एसेट की बात होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। CA फाउंडेशन में भी इसका थोड़ा सा पार्ट आप कर आए हो। AS 10 बात कर रहा है कॉस्ट ऑफ PPE। फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में आप क्या क्या लेते हो? क्योंकि आप जो डेप्रिसिएशन लगाते हो वो किस अमाउंट पे लगाते हो? कॉस्ट पे ना। WDV है तो कॉस्ट पे रेट लगाया, SLM है तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप किया, प्रोडक्शन यूनिट है तो फिर से कॉस्ट माइनस स्क्रैप किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कॉस्ट में आखिर क्या आता है। तो हमने ऐसा रूल CA फाउंडेशन में पढ़ा था, कॉस्ट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द एसेट रीचेस इट्स वर्किंग कंडीशन। मतलब मान लो आप AC लेकर के आए, आपने एयर कंडीशनर खरीदा, कितने का? 50,000 का। लो भाई, बहुत ही ठंडा AC लेकर आए हो आप, 50,000 का AC आपने लिया, ठीक है। 29 जून आप AC लेकर के आए। अब ये AC आपके प्रीमाइसेस में आ गया, सपोज़ ये यहाँ पर AC रखा हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है? हमें इस AC को इंस्टॉल कराना है। तो आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसने AC को जो है इंस्टॉल किया, उसने दीवार के अंदर फिट किया। इसके लिए उसने 6,000 रुपये चार्जेस ले लिए, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए और उसने AC ऑन किया और ठंडी ठंडी हवा आ रही है और आपने कहा यस बड़ा मज़ा आ रहा है, एसेट इज़ रेडी। तो इस AC की कॉस्ट 50,000 के 56, तो हमने कहा भाई 56। तो कहाँ कहाँ तक के खर्चे ऐड करेंगे, क्या क्या खर्चे ऐड कर देंगे? एसेट आपका वर्किंग कंडीशन में आ जाए, वर्किंग कंडीशन में आ जाए, वहाँ तक का सारा खर्चा आप ऐड करोगे। अब ये तो था AC हमने मार्केट से ख़रीदा। अब मान लो हम एक लैंड एंड बिल्डिंग बना रहे हैं, बना भी सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब लैंड हमने ले लिया, उस पर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग की हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करने में समय लगेगा, मान लो भाई हमें 2 साल लग गए। हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमें 2 साल लग गए। 2 साल में बिल्डिंग हमारी बन कर के कंप्लीट हुई है।
इस बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या क्या आएगा? तो हम कह सकते हैं भाई जितना भी आपने मटेरियल डाला, जितना आपका लेबर का खर्चा हुआ, जितने आपके बाकी एक्सपेंसेस हुए, सारे के सारे भाई ऐड कर लो। सब ऐड करके आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो सपोज़ आप एक फैक्ट्री बना रहे हो, ये आपकी अच्छी सी फैक्ट्री है, ये पेड़ नहीं है, चिमनी है, ठीक है, ये इम्पोर्टेड चिमनी है, तुमने देखी नहीं है। तो भाई अब ये फैक्ट्री बन रही है, इसको बनने में समय लग रहा है, 2 साल लगे। हमने कहा भाई कॉस्ट में सारा खर्चा हम लेंगे, लेकिन इस लैंड एंड बिल्डिंग को बनाने में, इस बिल्डिंग को बनाने में हमने जो खर्चा किया है, उस खर्चे के लिए हमने लोन भी लिया था। सारा पैसा भी हमारे पास नहीं था, तो हमने लोन लिया था। लोन लेकर के हमने पैसे को इस बिल्डिंग के अंदर लगाया है। अब इस लोन पर जो इंटरेस्ट जा रहा है, उसकी अकाउंटिंग का हम क्या करें, ये मुद्दा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। बिल्डिंग आपने बनानी स्टार्ट करी सपोज़ 1 अप्रैल 19, लोन आपने लिया 1 अप्रैल 19, लोन की रीपेमेंट है आफ्टर 5 इयर्स। लोन लिया आपने 1 अप्रैल को, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, लोन रीपे होगा आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल का समय है रीपेमेंट के लिए। बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है 2 सालों में, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है 1 अप्रैल 21 को। अब हमें ये देखना है इस लोन पर जो इंटरेस्ट है उसकी अकाउंटिंग क्या होगी। 19-20 के इंटरेस्ट का क्या करना है, 20-21 के इंटरेस्ट का क्या करना है, 21-22, 22-23, 23-24। हमारे पास ये 5 साल हैं जिसमें हम इंटरेस्ट देंगे। पाँचों साल पहली एंट्री तो सेम ही होनी है, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, हमने इंटरेस्ट की पेमेंट करी। उसके बाद क्या होगा, AS 16 सेज क्योंकि एसेट पर होने वाला सारा खर्चा वर्किंग कंडीशन तक एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है, तो ये जो इंटरेस्ट है ना आपका 19-20 का इंटरेस्ट, 20-21 का इंटरेस्ट, इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, एड इट टू दी कॉस्ट ऑफ द एसेट। एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले जितना खर्चा है सब उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो अगर आपने लोन लिया है, लोन लेकर आप एसेट को बना रहे हो, एसेट को बनाने में समय लग रहा है, तो जब तक ये बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक का इंटरेस्ट इसको करना है कैपिटलाइज। हमने कहा अच्छा अगर हमने इस AC के लिए लोन लिया था, ये हम AC लेकर के आए थे और इसके लिए भी हमने लोन लिया था, तो उसके इंटरेस्ट का क्या करें, AS 16 कह रहा है वो P&L में जाएगा। हमने कहा क्या मतलब, कह रहा है जो एसेट रेडी लेकर के आते हो उसका इंटरेस्ट तो P&L में जाएगा, लेकिन जिस एसेट को आप बना रहे हो उसको बनाने में समय लग रहा है, जितने समय में वो बनता है उतने समय के इंटरेस्ट का क्या करोगे, कैपिटलाइज। हमने कहा अच्छा मतलब जो एसेट हमने खरीदा वो P&L, जो हमने बनाया वो कैपिटलाइज। AS 16 कह रहा है ऐसा करो, एक नया नाम लो एसेट के लिए, क्वालिफाइंग एसेट। हमने अभी तक कौन से नाम सुने, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, अब ये नया नाम आया क्वालिफाइंग एसेट। हमने कहा क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, AS 16 ने कहा जिसको रेडी होने में समय लगता है, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल,
जिस एसेट को रेडी होने में समय लगेगा उस एसेट का इंटरेस्ट क्या करना है, कैपिटलाइज। और जो आपने रेडीमेड एसेट खरीदा, अगर उसके लिए भी आपने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, P&L के अंदर। तो अभी तक हमारा जीवन सुखी जीवन था, हम इंटरेस्ट कहाँ ले जाते थे, P&L। अब आप CA इंटर में हैं तो AS 16 पूरा अब आपको सिखाया जा रहा है, हमेशा इंटरेस्ट P&L नहीं जाता, कभी कभी ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज भी होता है। कब कब कैपिटलाइज होगा, अगर आपने किसी एसेट को रेडी करने के लिए लोन लिया। रेडी मतलब क्या होता है, रेडी मतलब बनाना होता है, और कोई मतलब हो नहीं सकता। एसेट मतलब बनाना। अगर आप मार्केट से ही ला रहे हो तो वो तो रेडीमेड है ही। आप रेडी क्या कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या आप प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वो अगर आपने उसके लिए लोन लिया है तो उस इंटरेस्ट को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो हम अब लिखेंगे ज़रा फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी AS 16 की। इंटरेस्ट ऑन लोन interest on loan for qualifying asset shall be capitalized and added to the cost of asset. Shall be capitalized and added to the cost of the asset. Other interest on loan shall be debited to P&L account. Qualifying asset means any asset which takes substantial period of time to get ready for its intended use. तो कुछ कुछ समझ में आया हमें। हम बात कर रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट की। ये कौन सा एसेट है जिसे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और ये बनने में समय लेगा। कितना समय लेगा, सब्सटैंशियल पीरियड। हमने पूछा भाई सब्सटैंशियल पीरियड क्या होता है। AS 16 ने आंसर दिया, जनरली अ पीरियड ऑफ 12 months शैल बी कंसिडर्ड सब्सटैंशियल, लेकिन इससे थोड़ा कम भी चलेगा। वो कह रहे हैं भाई जनरली 12 महीने हम मानते हैं सब्सटैंशियल पीरियड है, पर मान लो कहीं 9 महीने लग रहे हैं, 10 महीने लग रहे हैं, 11 महीने लग रहे हैं, उसको भी आप क्या मानो, सब्सटैंशियल पीरियड। तो अगर इसके डिटेल में जाकर देखेंगे तो मतलब बस एक ही निकलता है, जो एसेट आपने रेडी परचेज़ किया है ना, वो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि वो बस आपने ख़रीदा और आपने उसको इंस्टॉल किया। इसके अलावा कोई भी एसेट को अगर आप खुद बना रहे हो तो वो एसेट क्या बन जाएगा, क्वालिफाइंग एसेट।
चाहे उसको रेडी होने में 5 महीने लगे, चाहे 6 महीने, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल। तो अगर उस एसेट को बनाने के लिए आपने लोन लिया है तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो क्या करना होगा, कैपिटलाइज करना होगा। अब क्योंकि हमें इस लोन के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज का मतलब है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो इस बात में इंटरेस्टेड होंगी कि इंटरेस्ट को ना कैपिटलाइज ही कर दो, क्योंकि कैपिटलाइज करने से P&L पे बर्डन कम हो जाता है ना। इंटरेस्ट आप डेबिट नहीं कर रहे ना पूरा का पूरा, हल्का सा डेप्रिसिएशन बढ़ेगा लेकिन वो हल्का सा, इंटरेस्ट का पूरा अमाउंट बच जाएगा। तो क्योंकि कंपनीज़ यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगी कैपिटलाइज करने में, तो विंडो ड्रेसिंग ना हो जाए, तो AS 16 अच्छे से हमें ये बता रहा है कब इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी और कब इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टॉप होगी। AS 16 हमें बता रहा है commencement of capitalization। आप कब इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना स्टार्ट करोगे, कब आप इसको ख़त्म करोगे, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, सेसेशन लिखिए, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सेसेशन यानी कि ख़त्म कर देना, और सस्पेंशन यानी कि बीच में रोक देना। तो हमारा एसेट है क्वालिफाइंग एसेट, जिस भी एसेट को बनने में समय लग रहा है। ये वही एसेट होते हैं जो हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं या हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हम एसेट बना रहे हैं और उसे बनने में समय लग रहा है। इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना कब से स्टार्ट करना है। सपोज़ मैंने लोन लिया, डेट ऑफ लोन है 1 अप्रैल 19। मैंने इस दिन लोन लिया, मुझे बिल्डिंग बनानी थी, मुझे पैसा चाहिए, मैंने लोन ले लिया बैंक से, 20 लाख का ये हमने लोन लिया है, 10% का इस पर इंटरेस्ट रेट है। हम लोन लेकर के आ गए, हमें बनानी थी बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के लिए अप्रूवल्स भी चाहिए, बिल्डिंग के लिए मटेरियल भी चाहिए, सारा कुछ काम हम कर रहे थे। बिल्डिंग की जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, सपोज़ वो स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर से। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 अक्टूबर 19 से। बिल्डिंग को हमने बनाना शुरू किया। 1 नवंबर 21 बिल्डिंग हमारी कंप्लीट है। कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट है। आपने कभी घर बनाया या बनते हुए देखा है? तो अब जैसे घर बन रहा होता है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है बनने में। तो कोई भी पूछता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है, तो हम कहते हैं चल रही है, अभी तो चल रही है, घर बन रहा है, चल रही है, बन रहा है। आप कब ये कहना शुरू कर देते हो कि घर बन गया? जब वो एकदम रेडी टू स्टे है, आप इसमें मतलब रहने ही लग सकते हो, तब बोलते हो आप। मैक्सिमम काम जब हो चुका होता है, मतलब स्ट्रक्चर बन चुका होता है, मेन काम सारा हो गया, हम तब से कहना शुरू कर देते हैं बिल्डिंग इज़ कंप्लीट। ठीक है, मतलब इस बात को समझना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब 100% कंप्लीट हो जाती है बिल्डिंग, बिल्कुल कोई काम नहीं बचा, तब हम बोलेंगे कि कंप्लीट है। जब थोड़ा थोड़ा काम बचा होता है ना, तब से हम कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई कंप्लीट है।
कंप्लीट है बिल्डिंग हमारी, उसको बोलते हैं सब्सटैंशियल कंप्लीशन। मतलब 100% कंप्लीट नहीं है, लेकिन है, कंप्लीट है। मेजर काम सारा हो चुका है, थोड़ा बहुत कुछ रह गया, लेकिन मेजर काम सारा हो चुका है, वो है सब्सटैंशियल कंप्लीशन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड सब्सटैंशियली। सब्सटैंशियली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है 1 नवंबर 21 को, और कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ये जाकर के ख़त्म हुई है 1 जनवरी 22 को। मतलब 2 महीने लग गए छोटा मोटा काम जो रह गया था उसको कराने में। ये जो लोन हमने लिया है ये 5 इयर्स तक हमें रीपे करना है। और हम ये देख रहे हैं इस लोन का इंटरेस्ट। कितना कैपिटलाइज करना है और कितना P&L में जाएगा। कैपिटलाइज का मतलब है बिल्डिंग की कॉस्ट में ही हम ऐड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्लियर है। केस हमने 1 अप्रैल को लोन लिया, बिल्डिंग हमें बनानी थी इसलिए हमने लोन लिया, लेकिन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, सामान रेडी करने में, अप्रूवल्स लेने में हमें समय लग गया। कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट करी है 1 अक्टूबर से। फिर 1 नवंबर 21 को बिल्डिंग सब्सटैंशियली कंप्लीट हो गई, 1 जनवरी 22 को पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। लोन हमारा अभी चल रहा है, 19 को हमने लिया है और आफ्टर 5 इयर्स रीपेमेंट है, तो 5 साल तक चलेगा, 5 सालों का इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर 19-20 के इंटरेस्ट की। 19-20 का इंटरेस्ट ऑन लोन लगना शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। अब AS 16 क्या कह रहा है? कह रहा है 1 अप्रैल 19 से लेकर 1 अक्टूबर 19 ये तो लेके जाओगे P&L में, ये कैपिटलाइज नहीं करना। ऐसा नहीं जहाँ से आपने लोन ले लिया जिस दिन से कैपिटलाइजेशन शुरू कर दो। हमने कहा फिर कब से शुरू करेंगे कैपिटलाइजेशन? तो बात समझ में आई भाई, जब से आपने क्वालिफाइंग एसेट पर खर्चा करना शुरू किया, आपने एसेट को बनाना शुरू कर दिया, लोन का पैसा इस पे लगना शुरू हो गया, अब जो इंटरेस्ट है उसको क्या करोगे? कैपिटलाइज। तो मतलब 1 अप्रैल 19 से 1 अक्टूबर 19 ये तो इंटरेस्ट P&L जाएगा, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर 19 से, और ये पहला साल हमारा ख़त्म हुआ 31 मार्च 20 को। तो पहले साल में 6 महीने का P&L में जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और 6 महीने का कॉस्ट ऑफ द एसेट के अंदर हम उसको ऐड कर देंगे। तो हमारा P&L पे बर्डन कम हो गया और एसेट की हमने कॉस्ट बढ़ा दी है, तो हल्का सा डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। पर क्या हम कह सकते हैं अल्टीमेटली ये वाला इंटरेस्ट भी जाएगा P&L में ही, धीरे धीरे जाएगा, और इंटरेस्ट के नाम से नहीं जाएगा, डेप्रिसिएशन के नाम से जाएगा अब, क्योंकि ये कॉस्ट का पार्ट बन गया। कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, धीरे धीरे P&L में ये जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। क्या हमारी बिल्डिंग बन गई थी तब तक? नहीं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो सारा का सारा कैपिटलाइज, क्योंकि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी बना रहे हैं हम। जब तक हम एसेट को बनाएंगे इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे। तो अगले साल का 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21
ये सारा इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज। क्या हम P&L में ले जा सकते हैं? नहीं। AS 16 कह रहा है क्वालिफाइंग एसेट पर अगर आपने लोन का पैसा लगाया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन को कैपिटलाइज करना होगा। फिर अगला साल आया 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक। अब AS 16 कहता है जहाँ आपका सब्सटैंशियल काम कंप्लीट हुआ ना, वहाँ तक इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, उसके बाद छोड़ देना। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? P&L में। तो हम पूरे एसेट के कंप्लीट होने का वेट नहीं कर रहे, जहाँ सब्सटैंशियल काम ख़त्म हुआ वहाँ कैपिटलाइजेशन आप ख़त्म कर दो। तो मतलब 1 अप्रैल 21 से 1 नवंबर 21 ये कैपिटलाइज होगा, और 1 नवंबर 21 से 31 मार्च 22 ये जाएगा P&L में। तो आप समझ सकते हो कि स्पेसिफिक AS की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि हमें सारा इंटरेस्ट P&L नहीं ले जाना है, कैपिटलाइज भी करना है और P&L में भी डालना है। कमेंसमेंट आसान है, आपने एसेट कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दो। एंड कब ख़त्म करना है कैपिटलाइजेशन? AS कह रहा है जब सब्सटैंशियल काम पूरा हो जाए। अब सब्सटैंशियल क्या होता है, ये तो बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है। तो ये जब आप लोग ऑडिट करोगे ना, तो आपको अपने ऑडिट में देखना है कि आपके हिसाब से सब्सटैंशियल काम हो गया कि नहीं। जब कंपनी बोलेगी कि सर हमने तो यहाँ तक का कैपिटलाइज किया है, तो वो आपको चेक करना है, जहाँ तक सब्सटैंशियल काम पूरा हो गया हो उसके बाद कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, उसके बाद वो P&L में जाएगा। और कंपनी का थोड़ा सा इंक्लिनेशन रहेगा कैपिटलाइज कर दे। तो यहीं पर ऑडिट की रेलेवेंस है, ऑडिटर्स ही चेक करके बताएंगे कि ये जो अकाउंटिंग है वो सही से हुई है या नहीं। तो कंपनी में क्योंकि शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, वो P&L को फ्लक्चुएट करवाना चाहते हैं, इसीलिए कंपनी का ऑडिट होना कंपलसरी है। और ऑडिट कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई पर्सन ही नहीं है। और कंपनीज़ कितनी हैं इंडिया में? बहुत सारी, बढ़ती चली जा रही है। और CAs कितने हैं? रिस्ट्रिक्टेड। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इसीलिए आपकी फ़ीस जो है वो बढ़ती चलेगी। प्राइस राइजेस व्हेन डिमांड इज़ मोर, सप्लाई इज़ लेस। तो अगर CA का रिज़ल्ट कम है तो अच्छा ही है ना, अच्छा ही है ना, बस आपको उस रिज़ल्ट में आना है। बाकी ओवरऑल रिज़ल्ट कम हो ये बढ़िया बात है, सप्लाई कम रहे डिमांड ज़्यादा रहे तो प्राइस राइज करेगा। तो सब्सटैंशियल जो पोर्शन है वो आपको चेक करना होगा कि कहाँ हम कहेंगे सब्सटैंशियल काम कंप्लीट है रियल लाइफ में। एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको साफ साफ डेट देते हैं कि इस दिन सब्सटैंशियल वर्क कंप्लीट है। अब इसके बाद अगला साल देखो 22-23, 19-20, 20-21, 21-22 हो गया, 22-23 इसका इंटरेस्ट P&L, वो सारा का सारा P&L में जाएगा। 22-23 का इंटरेस्ट और ऐसे ही 23-24 का इंटरेस्ट, ये भी कहाँ जाएगा? ये भी हमारा P&L में जाएगा। अब AS एक बात और कह रहा है, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब है बीच में कहीं इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोकना। बीच में मतलब क्या हुआ? देखो कमेंसमेंट यहाँ से हो गई, इंटरेस्ट कैपिटलाइज कब से करेंगे? 1 अक्टूबर 19 से। एंड कहाँ पे करेंगे? 1 नवंबर 21 सब्सटैंशियल कंप्लीशन पर। बीच में मान लो ऐसा हुआ किसी वजह से, सपोज इस ड्यूरेशन में 3 महीनों के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क रुका है,
अगर आपने इस पूरे ड्यूरेशन में 3 महीने कंस्ट्रक्शन नहीं कराई, क्या ऐसा हो सकता है? भाई ऐसा तो पॉसिबल है। उसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, बीच में आपको कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ी है। तो क्या करना है उस समय? AS16 कह रहा है हम रीज़न देखेंगे आपने कंस्ट्रक्शन क्यों रोकी। एक रीज़न तो होता है, अगर आपने घर बनने का प्रोसेस देखा हो तो भाई स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। पहले एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा। अब मान लो प्लस्तर हुआ है तो उसको सूखने में समय लगेगा। हम नॉर्मल घर की भी बात करें तो उसको सूखने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं प्लस्तर को। फिर वो डिपेंड करता है आप किस सीज़न में कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, समर्स में करा रहे हो कि विंटर्स में करा रहे हो। और अगर हम बड़ी बिल्डिंग्स की बात करें, जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं, 5 स्टार होटल्स हैं आपके, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो हो सकता है इनहेरेंट प्रोसेस ही ऐसा था कि 3 महीने हमें रोकना पड़ेगा। हमने रोका नहीं है, एक काम हो चुका है, अब हमें वेट करना है 3 महीने, उसके बाद ही अगला काम स्टार्ट होगा। तो AS16 कहता है ये तो क्या है आपका कंपल्सरी सस्पेंशन। ये तो आप करना नहीं चाहते थे ना, पर ये तो प्रोसेस का पार्ट है। तो फिर कोई बात नहीं, 3 महीने का इंटरेस्ट भी क्या कर देना, कैपिटलाइज कर देना। पर मान लो आपने कहा हमारा मटेरियल ख़त्म हो गया, मार्केट से हमें मटेरियल अभी नहीं मिल रहा, तो AS16 कह रहा है देखो यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग के चांसेस हैं। अब आपका मटेरियल क्यों नहीं मिल रहा? आपके पास मटेरियल होना चाहिए था। अब आप कह रहे हो नहीं है, ख़त्म हो गया, मार्केट से नहीं मिल रहा, 3 महीने कंस्ट्रक्शन रुक गई, तो आपको क्या करना है, 3 महीने का इंटरेस्ट P&L में लेके जाओगे। तो अगर कोई कारण ऐसा है, प्रोसेस का पार्ट है, रुकना पड़ा, तो भी ठीक है, हम सस्पेंड नहीं करेंगे कैपिटलाइजेशन। लेकिन अगर इसके अलावा आपने कंस्ट्रक्शन रोकी तो जितने समय के लिए भी काम रुका उतने समय का इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, P&L। फिर एक कंपनी ने कहा भाई हम सी लिंक बना रहे हैं। सी लिंक देखा है आपने, मुंबई वाला, बहुत सुंदर है वो सी लिंक। एक कंपनी ने कहा भाई सी लिंक बना रहे हैं हम, अब तूफ़ान आ रहा है, हम बना ही नहीं सकते। अब जितने टाइम तूफ़ान रहेगा हमें तो रुकना पड़ेगा। तो आप क्या कहते हो, इस केस में सस्पेंशन हो कि नहीं हो? नहीं हो, बस वही लॉजिकल बात है। वही AS16 कह रहा है भाई जहाँ जहाँ आपको रुकना ही पड़ेगा, हम सस्पेंड नहीं कर रहे कैपिटलाइजेशन। लेकिन जहाँ हमें लग रहा है आपने रोक दिया और पीछे कोई रेलेवेंट कारण नहीं है, वहाँ पे इंटरेस्ट उतने महीने का क्या करना होगा, P&L में लेकर के जाएंगे। बोलो कुछ कुछ बात समझ में आ गई? अब इसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, बताओ कितना खर्चा होता है नॉर्मली बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराना है तो? कितना खर्चा मान लें? हम वैसे तो डिपेंड करता है, तुम लोग अपना ही कोई फेवरेट नंबर ले लो। कितना खर्चा? चलो 60 लाख मान लिया हमने, छोटी सी बिल्डिंग है हमारी, 60 लाख का हमारा खर्चा इस पर हुआ। बिजनेस के अंदर जो हम लोन लेते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक मतलब हमने बिल्डिंग के लिए ही लिया है, जनरल मतलब हमारे बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, हमने लोन ले लिया है। अब ये देखो, लोन स्पेसिफिक या जनरल, अल्टीमेटली तो पैसा है, और ये कहाँ होगा, हमारे बैंक अकाउंट में। तो मान लो आपने स्पेसिफिक लोन लिया है 10 लाख का, जनरल लोन लिया है 20 लाख का, ठीक है। आपको बिल्डिंग बनानी है, आपने कहा हमें बिल्डिंग के लिए लोन दे दो, तो ये लोन क्या हो गया, स्पेसिफिक। और आपने इसके अलावा जनरल लोन भी ले रखा है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे खर्चे हैं, आपने 20 लाख का लोन ले रखा है। आपने बिल्डिंग बनाना शुरू किया, बिल्डिंग में खर्चा कर दिया 15 लाख, बिल्डिंग में खर्चा कर दिया 15 लाख। हमने कहा ये पैसा कहाँ से लिया, आपने कहा 10 लाख तो स्पेसिफिक में से और 20 लाख जनरल में से।
ऐसे ही होगा ना। जनरल तो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो भाई हम बिल्डिंग बना रहे थे तो हमने जनरल का पैसा यूज़ कर लिया। अब मान लो स्पेसिफिक का इंटरेस्ट रेट कुछ और चल रहा है, जनरल का कुछ और चल रहा है, तो दोनों पे इंटरेस्ट अलग अलग निकलेगा। और अगर जनरल लोन हमारे एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, हमने HDFC से भी लोन ले रखा है, हमने ICICI से भी लोन ले रखा है, हो सकता है दोनों का रेट अलग अलग है, तो हमारी एक कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालें। जहाँ हमारे पास स्पेसिफिक लोन भी है हमने वो भी पैसा ले लिया, जनरल लोन भी है हमने वो भी पैसा ले लिया, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग चल रहा है। अगर हमने लोन 2-3 बैंक से ले रखे हैं, सबका इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट कैसे निकालें। AS 16 इस बात से ज़्यादा ना कि कैपिटलाइज क्या करना है और P&L में क्या जाएगा, इस बात से ज़्यादा मुद्दा इसके अंदर ये है कि इंटरेस्ट निकालोगे कैसे, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कैसे करोगे। तो देखो आपकी बुक में क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और फिर देखते हैं उसका सोल्यूशन। पेज नंबर 97। पेज नंबर 97 इलस्ट्रेशन नंबर 2। 1 मत देखना, सेकंड। पेज 97 इलस्ट्रेशन नंबर 2। X Limited began construction of a new building on 1st January 19. Began construction, अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इट इज़ अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट कौन सा है, जिसको रेडी होने में समय लगता है। X Limited began construction of a new building on 1st January 19. It obtained rupees 1 lakh special loan, special यानी कि specific loan, to finance the construction of the building at an interest rate of 10%. ठीक है भाई, हमने बिल्डिंग बनाना शुरू किया और हमने उसी दिन लोन भी लिया है 1 लाख रुपए का, 10% का इस पर इंटरेस्ट रेट है। Company's other outstanding 2 non-specific loans were, अब कह रहे हैं भाई कंपनी ने ऑलरेडी भी लोन ले रखे हैं, 2 लोन उनके पास ऑलरेडी चल रहे हैं आउटस्टैंडिंग। एक 5 लाख रुपए का लोन है, इंटरेस्ट रेट 11% है। एक 9 लाख का लोन है, इंटरेस्ट रेट 13% है। फिर कह रहे हैं हमने एक्सपेंडिचर करना शुरू किया। एक्सपेंडिचर दैट वर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वर एज फॉलोज। जनवरी में हमने 2 लाख का खर्चा किया, फिर अप्रैल में 2.5 लाख, जुलाई में 4.5 लाख, दिसंबर में 1,20,000। देखो टोटल खर्चा कितना हो गया, कितना हुआ, 10,20,000। यानी कि दोनों ही लोन के पैसे यूज़ हुए होंगे। जो स्पेसिफिक लोन है वो तो यूज़ हुआ ही हुआ है, और जो जनरल लोन है वो भी यूज़ हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर 19। 1 साल लगा, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। 12 महीने इज़ सब्सटैंशियल पीरियड, 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने इज़ ऑल्सो सब्सटैंशियल पीरियड। तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब्ड इन AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, calculate the amount to be capitalized and pass one journal entry for capitalizing the cost and borrowing cost of building। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी मैथ्स चल रही है अकाउंट से कहीं ज़्यादा। सबसे पहले तो हमने कहा ये हमारे पास 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, पहले इनको, इनके लिए हम एक निकालते हैं,
एवरेज ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, 2 लोन हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। पहला स्टेप है यहाँ से एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालेंगे, जो कि हम सिंपल एवरेज नहीं करेंगे, हम करेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला याद है? समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन में समेशन ऑफ डब्ल्यू। एक चीज़ को हमने वेट माना, दूसरे को हमने अमाउंट माना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया डब्ल्यू एक्स और फिर वेट को हमने ऐड किया। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले सेकंड पार्ट देखो, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा है W, ये हमारा है X, और हमने कर दिया W इंटू में X, अमाउंट इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, लोन का अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक को मैंने W माना, एक को मैंने X माना, और मैंने कर दिया W इंटू एक्स। 5 लाख का 11%, 9 लाख का 13%। ये WX का हमने सम कर लिया, सम आ गया 172। W का सम कर लिया, सम आ गया 14 लाख। 172 अपॉन में 14 लाख, हमने निकाला वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.285%। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, जितने हमारे नॉन स्पेसिफिक लोन्स हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, एक ही हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर हमेशा एक से ज़्यादा होंगे। उसके लिए हम वेटेड एवरेज इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन में समेशन डब्ल्यू। बोलो ये कुछ क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमने क्या किया, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। तो देखो क्या मैं कह सकती हूँ, जो पैसा हमने जनवरी में यूज़ किया उसका इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? 2 लाख इंटू में 12/12 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे ही निकालेंगे ना। जो पैसा हमने अप्रैल में यूज़ किया, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन कैसे होगी, जैसे आपने उसको बिल्डिंग में लगाया, जहाँ से कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हो पैसा, वहाँ से इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तो जो पैसा आपने अप्रैल में लगाया उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 9 महीने का ना। और हम करते इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी हमने किया नहीं है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो हम ऐसे ही निकालते। फिर जो पैसा हमने जुलाई में लगाया 450 इंटू में 6/12 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, 120 इंटू में 1/12 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम यही करते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, एक स्पेसिफिक लोन का और एक जनरल लोन का। स्पेसिफिक लोन का 10%, जनरल लोन का 12.285%। इसका आपस में एवरेज नहीं निकल सकता। स्पेसिफिक लोन अलग है, जनरल लोन अलग है। और ये जो हमने सारा पैसा लिया है, इसी में जनरल लोन का भी पैसा लगा हुआ है, इसी में स्पेसिफिक लोन का भी लगा हुआ है। तो हमने एक बार क्या किया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला पोर्शन हटा दिया। अगर मैं इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला पोर्शन हटा दूं तो मुझे ये पूरा मेरा खर्चा मिल गया जिस पे मुझे इंटरेस्ट लगाना है। बोलो बात सही है या नहीं? हम अगर इंडिविजुअली करते तो हम यही करते ना, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आ गया इसका इंटरेस्ट। ऐसी मैं इसमें कर देती, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल इंटू में आर इंटू में टी। हमने इस पूरे फॉर्मूले में से एक बार रेट हटा दिया, रेट हटा दिया तो टोटल अमाउंट आ गया 622,500। अब हमने कहा देखो 622,500 में से 1 लाख की क्या है, स्पेसिफिक बोरोइंग।
तो जनरल बोरिंग कितने की हो गई, 5/22/500 की। 1 लाख पे लगाओ 10%, 5/22/500 पे लगाओ 12.285%, और ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया 74189 टू बी कैपिटलाइज्ड। देख लो एक बार आराम से, ये हमारा प्रोसीजर है, हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। हमारे पास स्पेसिफिक लोन भी है, हमारे पास जनरल लोन भी है। जनरल लोन एक से ज़्यादा है, हमने उसका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। उसके बाद हम सिर्फ अमाउंट निकाल रहे हैं, कितना पैसा हमने कितने टाइम के लिए यूज़ किया। हमें पूरा अमाउंट मिल गया 6/22/500। अब हमने कहा इस पूरे अमाउंट में से 1 लाख का तो स्पेसिफिक लोन था, तो बचा हुआ हो गया जनरल लोन। 1 लाख पे लगा दो 10%, जनरल लोन पे लगा दो 12.285, ये इंटरेस्ट आ गया जिसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज। फिर हम देख लें बिल्डिंग की कॉस्ट। बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या क्या जाएगा, बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 4.5 प्लस 1 20, ये तो खर्चा है ही, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन, प्लस करेंगे हम 74189, तो ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन ने कहा था सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है, वैसे भी हम सिंगल ही बनाते हैं, बिल्डिंग डेबिट टू बैंक। तो हमारा वो जो इंटरेस्ट टू बैंक वाला पोर्शन था उसको हमने क्लब कर दिया किस में, बिल्डिंग की ही कॉस्ट के अंदर, एंट्री बन गई बिल्डिंग टू बैंक। क्लियर है, उम्मीद है। ये तो एक क्वेश्चन अब आप करके देख लो बिल्कुल सिमिलर लाइन पे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ किया है वहीं हम उसी तरीके से प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 सॉल्व करेंगे। आप खुद करोगे या मैं साथ साथ करूं? खुद करोगे, ठीक है। डन। कितनी आ रही है इंटरेस्ट कॉस्ट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1,03,618, ये आपकी आएगी इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड।
देखिए चेक कर लीजिएगा, आपका वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट 12.294 आ रहा होगा। दो ही काम हमें करने हैं, एक वेटेड एवरेज रेट निकालना है और एक हमें अमाउंट निकालना है। टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है जिस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो वो अमाउंट आपका आ रहा होगा 850। बस फिर उसके बाद क्या करना है, स्पेसिफिक लोन 3 लाख है तो 850 में से 3 लाख स्पेसिफिक हो गया, 550 जनरल हो गया। 3 लाख पे लगाओगे स्पेसिफिक का इंटरेस्ट रेट, 550 पे लगाओगे जनरल का, और आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा जो कैपिटलाइज करना है। उसके बाद तो फिर बस एक जर्नल एंट्री बनानी है बिल्डिंग टू बैंक की। बताओ आ गया सबका? तो देखो ये ध्यान रखना, बिल्डिंग की जब आप कॉस्ट लोगे, बिल्डिंग में तो टोटल खर्चा आने वाला है 13,50,000, ये बिल्डिंग का टोटल खर्चा है। तो ये जो हमने 850 निकाला है ये क्या है, ये टाइम के हिसाब से वो अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है। भाई अगर आपने अप्रैल में पैसा लगाया तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जुलाई में लगाया है आपने और आपका ईयर दिसंबर एंड हो रहा है तो 6 महीने का लगेगा। तो ये इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट है, लेकिन टोटल खर्चे में कोई डाउट नहीं है, हम ये नहीं कह रहे खर्चा 8.5 का हुआ है, खर्चा 13.5 का ही हुआ है, लेकिन जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो टाइम के हिसाब से निकलेगा। इसलिए 1350 की टोटल कॉस्ट, उसमें ऐड किया हमने इंटरेस्ट, टोटल आ गया 1453, और हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बिल्डिंग टू बैंक 1453,617। नरेशन देख लेना। being amount of cost of building and borrowing cost thereon capitalized। ठीक है, डन, सबका हो गया। तो अब हम एक पेपर का क्वेश्चन कर लेते हैं, हम सीधा पेपर के क्वेश्चन पर आ गए हैं। पेज 105 में 19 पेपर का क्वेश्चन करेंगे, और इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। पेज 105।
डन। बताइए कितना इंटरेस्ट? यस, 91,517। इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज 91,517। देखिए भाई, देखिएगा 856667 आ रहा है एवरेज एक्सपेंस सबका। फिर देखो एवरेज इंटरेस्ट रेट 11.5%। पेपर का क्वेश्चन है तो 2 की जगह उन्होंने 3 नॉन स्पेसिफिक लोन दिए हैं। जिन बच्चों का हो गया है ना, वो प्रेजेंटेशन देख लो अच्छे से कैसे करनी है इसकी। देखो इंटरेस्ट आया सबका 91,517। चेहरे तो सबके हाँ अच्छे अच्छे हैं कि भाई आ गया आंसर, तो आ गया हमारा 91,517। और जर्नल एंट्री बनाओगे बिल्डिंग टू बैंक, बिल्डिंग टू बैंक ही बनेगी 1391,517। आईसीआई ने ये दे दिया है बिल्डिंग WIP बोरिंग कॉस्ट, ये सीधा टू बैंक होगा, बिल्डिंग टू बैंक। अब देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया करना कैसे है। अब इसकी प्रेजेंटेशन देख लो। अगला क्वेश्चन मैं दूंगी वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से करना है। जो सबसे पहले करेगा ना प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, उसका 100 रुपीज़ कैश प्राइज़ होगा। ठीक है, जो सबसे पहले करेगा प्रॉपर प्रेजेंटेशन। इसकी सबसे पहले प्रेजेंटेशन देख लो कैसे कैसे करना है। इसका प्रेजेंटेशन नहीं बदल सकता, सब कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो स्टेटमेंट में क्या है, आप लोगों ने इतना ये तो काम किया ही है ना, उसके ऊपर एक हेडिंग ही तो डालनी है भाई। जो इसमें किया है वो तो करोगे ही, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ही, ऊपर एक हेडिंग डालनी है। ऐसे आपने एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाला तो अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो करोगे ही, ऊपर अब सिर्फ नाम डालना है। तो पहले इसकी अच्छे से प्रेजेंटेशन लर्न करो, फिर मैं दूंगी अगला क्वेश्चन। और कुछ शैतान बच्चे जो है ना फॉर्मेट बनाने लग गए हैं कि फॉर्मेट हम बना लेते हैं, फिर मैम क्वेश्चन देंगी, फटाफट हम भर देंगे उसके अंदर। हाँ हाँ, लिख के लर्न कर रहे हो, वेरी गुड। फिर उसी में तुम आंसर भी लिख दोगे है ना। दूँ अगला क्वेश्चन, कंप्लीट है सबका ये तो हाँ अच्छा ठीक है, रुक 1 मिनट रुक रही हूँ। पर तुम मुझे 1 मिनट रोक के बाकी बच्चों को टाइम दे रहे हो फॉर्मेट बनाने का। मैं फिर से कह रही हूँ पेपर प्रेजेंटेशन में करना, फिर बाद में ऐसे नहीं कोई गलती हो फिर तुम कहो मैम इसकी ये क्या बात हुई।
तो पेपर प्रेजेंटेशन मतलब पेपर प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पेपर में करोगे। कर लिया लर्न? दूँ अब अगला क्वेश्चन? ये तो शैतान बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 7, पेज 102। पेज 102, प्रॉब्लम 7, एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन। देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7 क्लियर है, सबके अमाउंट्स निकल गए? कहीं कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलें आगे। तो भाई अब ज़रा आप आओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। अभी हमने करी थी इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, पेज नंबर 99, इलस्ट्रेशन 3। मैं आपको याद दिला दूँ, हम AS16 कर रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट, जिसमें हम देख रहे हैं इंटरेस्ट को कैपिटलाइज भी करना होता है। इलस्ट्रेशन 3 है, PRM लिमिटेड obtained a loan from a bank for rupees 120 lakhs on 30th April 19. It was utilized as follows: construction of a shed 50 lakh, purchase of a machinery 40 lakh, working capital 20 lakh, advance for purchase of truck 10 lakh। हमने 120 लाख रुपए का लोन लिया, तो जनरल लोन है ये, इसको कहीं भी लगा सकते हैं, हमने इसको ऐसे ऐसे लगा दिया है। शेड कंस्ट्रक्ट किया 50 लाख, मशीनरी खरीदी 40 लाख, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस में हमने लगा दिया, और एडवांस दिया है हमने ट्रक के लिए। कंस्ट्रक्शन एक ही एसेट की हो रही है, कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन मार्च 20, और हम मानते हैं स्टार्ट हुआ है 30th अप्रैल को, मार्च 20 में कंप्लीट हो गया। मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, खरीदा और इंस्टॉल किया। डिलीवरी ऑफ ट्रक वॉज नॉट रिसीव्ड। टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर दिस लोन इज़ 18 lakhs।
शो दी ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। 120 लाख रुपए के लोन के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट 18 लाख है। हमसे ये पूछ रहे हैं 18 लाख में से कितना कैपिटलाइज करोगे, कितना P&L में लेके जाओगे। लोन का पैसा हमने कहाँ कहाँ यूज़ करा, ये रही डिटेल। अब AS 16 सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्वालिफाइंग एसेट का इंटरेस्ट कैपिटलाइज, बाकी सारा का सारा P&L। तो हमें ये देखना है ये जो हमने लोन का पैसा लगाया है इनमें कोई क्वालिफाइंग एसेट है। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड क्वालिफाइंग एसेट है। क्यों? क्योंकि एक तो हम इसको बना रहे हैं, ये रेडी नहीं है, दूसरा इसमें 11 महीने लग रहे हैं, सब्सटैंशियल पीरियड है। परचेज ऑफ मशीनरी ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, ख़रीदा हमने और ये एकदम रेडी है फॉर इंस्टॉलेशन। वर्किंग कैपिटल तो एसेट है ही नहीं। एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक, नो। ट्रक के लिए दिया है ना हमने, ट्रक जब आएगा तो रेडी होगा, उसको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करें, कैसे बांटें इंटरेस्ट। देखो क्या हम कह सकते हैं 18 लाख का इंटरेस्ट 120 लाख पर है। 120 लाख पर 18 लाख का इंटरेस्ट है, तो प्रोपोर्शनेटली 50 लाख पर कितना होगा, 7.5 आ गया। इसको क्या करो, कैपिटलाइज, और बाकी सारा का सारा P&L है, तो टोटल 18 है, तो उसमें से 7.5 हटा दो, ये सारा का सारा कहाँ चला गया, P&L। क्लियर? मतलब आपको एसेट्स की डिटेल होंगी, हमने खर्चा कहाँ कहाँ किया लोन का, अब आपको बताना है इंटरेस्ट को कैसे कैसे दिखाएंगे। अच्छा अब ये बताओ भाई, मान लो यहाँ पर इंटरेस्ट पूरा 18 लाख का आ गया, हमने कहा उसमें से कुछ कैपिटलाइज करेंगे, कुछ P&L लेके जाएंगे। मान लो कि ऐसा हो जाए जैसा हम ये एग्ज़ाम्पल में हम देख रहे थे कि हमने 1 अप्रैल को लोन लिया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट करी थी 1 अक्टूबर को। मान लो ऐसा होता है ये कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 मार्च को जाके, और हमें इस बात का एहसास हो गया कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ना ये मार्च में जाके स्टार्ट होगी, हमें अप्रूवल्स लेट मिल रहे हैं, मिलेंगे ही नहीं, ये तब जाके स्टार्ट होगी। और हमें ये भी एहसास है कि भाई हमने लोन भी ले लिया है, लोन हम ले चुके हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी मार्च में। तो मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है पैसे को इतने समय आइडल रखेंगे, इससे अच्छा है इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्होंने कहा भाई 11 महीने हमने तो लोन बिल्डिंग के लिए लिया है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन मार्च में जाकर शुरू होगी, तो 11 महीने पैसे को आइडल क्यों रखेंगे। कहते हैं ना आइडल मनी इज़ मनी वेस्टेड। मनी आपको हमेशा मनी अर्न करके दे तभी उसका फ़ायदा है। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया इसको इन्वेस्ट कर देते हैं 11 महीने के लिए सिक्योरिटीज़ में। वहाँ से इनको इंटरेस्ट मिल गया 5% के रेट पर। तो सपोज़ हम इसी एग्ज़ाम्पल की बात करें, सपोज़ पूरा इंटरेस्ट 18 लाख बन रहा था 120 लाख के लोन पर, लेकिन मीनवाइल हमने इस लोन के पैसे को इन्वेस्ट कर दिया था क्योंकि हमारी मनी आइडल पड़ी थी, और उस इन्वेस्टमेंट पर हमने इंटरेस्ट अर्न कर लिया मान लो 2 लाख। तो हमने AS 16 से पूछा भाई क्या करें, या तो ये 18 लाख का जैसे कर रहे थे वैसे करें, और इस 2 लाख को कहाँ डाल दें, P&L की क्रेडिट साइड पर। AS 16 ने कहा ऐसे नहीं करना, आप क्या करोगे 18 लाख में से ना माइनस कर दो 2 लाख। इंटरेस्ट का खर्चा 18 लाख, इंटरेस्ट रिसीव 2 लाख, नेट खर्चा मानोगे इंटरेस्ट का 16 लाख। 16 लाख को डिवाइड कर दो क्वालिफाइंग एसेट और नॉन क्वालिफाइंग एसेट। तो AS 16 कह रहा है अगर आपने बाई चांस लोन की मनी को इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्ट करके उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट को अलग से नहीं दिखाना आपको, रादर आप अपने इंटरेस्ट के एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दो, क्योंकि एक्चुअली में वही हुआ है,
आपने अपना इंटरेस्ट बचा लिया है, उसको रिड्यूस कर दो, और जो रिड्यूस करने के बाद अमाउंट आएगा उसको आप देख लेना कैपिटलाइज करना है या फिर पी एंड। ठीक है, क्लियर है? तो सिंपल सी बात है। फिर देखो अगली इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 4। The company has obtained term loan of rupees 580 lakhs। मतलब AS16 में दो बातें हैं, लोन लिया है एक तो हमने, दूसरा क्वालिफाइंग एसेट है। लोन के बिना AS16 बनेगा ही नहीं, इसका नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट। तो लोन तो ज़रूर आएगा। 580 लाख का आपने लोन लिया, इससे क्या कर रहे हो? फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी। Plant and machinery acquired under the modernization scheme and installation completed on 31st March 20 amounted to 406 lakhs. 58 lakhs have been advanced to suppliers for additional assets and balance 116 has been utilized for working capital. Accountant is in a dilemma as to how to account for the total interest of 52.2 lakh on this loan of 580 lakh। अब आपको ये बताना है इस इंटरेस्ट का हम क्या करें, ये सारा P&L जाएगा या इसमें से कुछ कैपिटलाइज होगा। ढूंढना है हमें क्वालिफाइंग एसेट। सबसे पहले तो देखो वर्किंग कैपिटल, ये तो क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं। एडवांस टू सप्लायर्स फॉर एसेट्स, देखो पहले तो लिखा था एडवांस फॉर ट्रक, तो वो तो क्लियर है, नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। जहाँ पे लिखा एडवांस फॉर एसेट, नोट डालना पड़ेगा हमें, इसको क्वालिफाइंग भी मान सकते हो, नॉन क्वालिफाइंग भी मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बता रहा ना कौन से एसेट है ये रेडी एसेट्स हैं या कोई ऐसे हैं जिनको लेकर के हम उन पे काम करेंगे। यहाँ पे हमें नोट डालना पड़ेगा। और प्लांट एंड मशीनरी जो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं उसको बेटर क्या है मानना? क्वालिफाइंग एसेट। भाई कुछ तो समय लगेगा ही ना मॉडर्नाइजेशन और रेनोवेशन में, तो प्लांट एंड मशीनरी को माना हमने क्वालिफाइंग। एडवांस आपकी मर्ज़ी है, क्या मानना चाहते हो, क्या माने? क्वालिफाइंग मान लेते हैं, और वर्किंग कैपिटल नॉन क्वालिफाइंग। तो अब इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेट कर सकते हो। 52.2 लाख का इंटरेस्ट 580 पर, तो हम प्रोपोर्शनेट निकालेंगे 406 पर, 58 पर और 116 पर प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। जो क्वालिफाइंग एसेट है कैपिटलाइज, और दूसरे का कहाँ चला जाएगा? P&L में। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 का सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे ना, पेपर में प्रेजेंट ऐसे करना है, ये टेबल बनेगा, नाम आएगा एसेट का, फिर हम बताएंगे क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं है, फिर इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू P&L। और देखो यहाँ पर एक नोट भी है, नोट डालना ज़रूरी है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी will take substantial period. Regarding purchase of additional assets, the nature of additional assets has also been considered as qualifying asset. ये मॉड्यूल का सोल्यूशन है, मॉड्यूल ने दोनों बातें लिख दी ऑल्टरनेटिवली। आप ये भी प्रिज्यूम कर सकते हो प्लांट एंड मशीनरी इज़ नॉन क्वालिफाइंग, क्योंकि उन्होंने हमें टाइम बताया नहीं है कब से मॉडर्नाइजेशन शुरू हुई थी। और आप ये भी प्रिज्यूम कर सकते हो जो आपने एसेट खरीदे हैं वो भी क्या है? नॉन क्वालिफाइंग। उस केस में सारा नॉन क्वालिफाइंग हो जाएगा और सारा इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा? P&L में। तो उसमें हमारे आंसर में ना दम नहीं बनता। तो एजम्पशन हमेशा कैसी लो कि बाइफर्केशन तो करो ही करो, कि मान लो ये क्वालिफाइंग है, ये नॉन क्वालिफाइंग है, इसको कैपिटलाइज करेंगे, इसको P&L में डाल देंगे।
ठीक है, बस ये हमारा AS16 है, ख़त्म हो गया ये, इतना ही हमारा AS16 है। मतलब भी क्वेश्चन देख रहे हैं हम, मैं कह रही हूँ कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, तुम लोग तो मतलब ना दुकान बढ़ा देते हो अपनी। बुक बंद, बैग बंद, जी दुकान बढ़ गई है, कल सुबह खुलेगी 7 बजे, 7:30। हाँ देखो इलस्ट्रेशन 5, Take Limited has borrowed, Take Limited has borrowed 30 lakhs from State Bank of India during financial year 1920. Borrowings are used to invest in shares of Give Limited, a subsidiary of Take Limited, which is implementing a new project estimated to cost 50 lakh. As on 31st March, since the said project was not complete, directors of Take Limited resolved to capitalize the interest accruing on borrowings amounting to rupees 4 lakhs and add it to the cost of investments. Comment. पैसा इन्होंने एसेट में डाला है क्या? नहीं, कहाँ डाला है? शेयर्स में डाला है आपने। और मैंने आपसे कहा था कंपनी का इंक्लिनेशन क्या है, हम कैपिटलाइज करेंगे। शेयर्स में पैसा डाल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हम कैपिटलाइज कर दें। कमेंट कीजिए। नहीं कर सकते भाई, है ना। आपको आपस में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर आपको बोल रहा है कमेंट, वहाँ करो जाकर कमेंट। क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, और क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं तो कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन ही नहीं उठता। ठीक है, एक बार रीड आउट करके देख लो। पैरा 3 मोस्टली डेफिनेशंस होते हैं ना, क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर। अब देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे एक बार नज़र डालें हम। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 देखो, एक ये करके देख लेते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 ये एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ऑन 1 April 19, अमेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 32 crores टू बी यूटिलाइज्ड एज अंडर। और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें बताना है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पहले देखते हैं क्वालिफाइंग एसेट। कंस्ट्रक्शन ऑफ सी लिंक अक्रॉस 2 cities, क्वालिफाइंग है। वर्क वॉज हेल्ड अप फॉर अ मंथ ड्यू टू हाई वाटर लेवल्स, तो AS16 बोलेगा अलाउड है, सस्पेंशन नहीं कर रहे हम। वाटर लेवल्स हाई हैं तो आप भी क्या करोगे, तो ये हो गया क्वालिफाइंग एसेट। परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी, नॉन क्वालिफाइंग। वर्किंग कैपिटल, नॉन क्वालिफाइंग। परचेज ऑफ व्हीकल, नॉन क्वालिफाइंग। एडवांस फॉर टूल्स, नॉन क्वालिफाइंग। टूल्स एंड क्रेन्स तो रेडीमेड ही होते हैं। परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, नॉन क्वालिफाइंग। टेक्निकल नो हाउ तो रेडी है, उसको बनाओगे थोड़ी आप, जब आप परचेज करें तो वो एकदम रेडी है। हमें बताना है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले आप अमाउंट निकालना कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट आपको दे रखा है ना, टोटल 80 लाख का इंटरेस्ट है टोटल। अब आप देखो कैपिटलाइज कितना करेंगे। 50,000, 7,50,000। देखो क्या यही अमाउंट आ रहा है। कैसे निकालोगे? 80 लाख का इंटरेस्ट है 32 करोड़ पर, तो 25 करोड़ पर कितना? गलत आ रहा है तो अमाउंट 62, तो 62,50,000 ये कैपिटलाइज करेंगे और बाकी कहाँ लेके जाएंगे? P&L में। लिखोगे कैसे वो देख लो एक बार। आप देखो इसको हमें ऐसे लिखना है। टेबल हमारा बनेगा ही बनेगा। एसेट का नाम है, अगले कॉलम में क्वालिफाइंग, नॉन क्वालिफाइंग, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू P&L। ये वाला टेबल ऑप्शनल है, चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ।
कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, चाहे मत दिखाओ, सीधा अमाउंट आप लिखो। और ओपनिंग पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू AS 16, बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट शैल बी कैपिटलाइज्ड। अब इसकी प्रेजेंटेशन आप पढ़ लो, फिर एक क्वेश्चन आपको करना है प्रेजेंटेशन के साथ। पढ़ लो, लिख लो, जो करना है कर लो, फिर अगला क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। हाँ, पैराग्राफ भी लिखना है। पैराग्राफ नहीं लिखना? क्यों नहीं? पैराग्राफ भी लिखेंगे। पैराग्राफ में है क्या ऐसा? अकॉर्डिंग टू AS 16, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरली टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। आपने यही तो लिखा है रजिस्टर में, बस खत्म। बोरिंग कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू क्वालिफाइंग एसेट शैल बी कैपिटलाइज्ड। खत्म हो गया, इतना ही पैराग्राफ है, इतना ही लिखना है। बोरिंग कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू क्वालिफाइंग एसेट शैल बी कैपिटलाइज्ड, अदर बोरिंग कॉस्ट शैल बी डेबिटेड इन द P&L अकाउंट। पूरा एज इट इज़ नोट डाउन कर रहे हो या तुमने मेरी बात सुन ली? सुन ली ना, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शैल बी कैपिटलाइज्ड एंड बोरिंग कॉस्ट ऑफ अदर एसेट शैल बी डेबिटेड टू P&L। ये तुमने फोटोग्राफ क्लिक कर तो ली, मदद नहीं मिलेगी, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप लिखोगे नहीं ना अपने हाथ से, फोटोग्राफ क्लिक करने से कुछ नहीं होने वाला। शॉर्टकट है, आपको लगता है ठीक है हमारे पास पैराग्राफ है, फ़ायदा कुछ नहीं है। लिखोगे जब तक नहीं, माइंड में जाएगा ही नहीं कि आपको लिखना क्या है। जो अगला क्वेश्चन मैं दूंगी वो चॉकलेट क्वेश्चन है। तुम लोग इतनी मेहनत करे तो इनका तो मैं बता दूं कि अगले क्वेश्चन पर चॉकलेट है। पेपर प्रेजेंटेशन में आपको करना है। बताऊं अब? पेज नंबर 431 पर, नवंबर 20 के पेपर का सवाल, क्वेश्चन 1 का डी पार्ट, पेज 431। Question 1 D part, page 431.
डन? नहीं 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 लिखना, कहीं भी सजेस्टेड आंसर में नहीं आ रहा है। पर अब आप लोगों की गलती नहीं है ना, क्योंकि सामने लिखा हुआ था। देखो भाई, इसका आंसर देखिए, आंसर तो सबने कर ही लिया है। अभी मैं एक बार दोबारा भी चेक करती हूँ कि ICAI क्या दे रहा है, येस और नो। अगर ICAI दे रहा होगा तो ठीक है, फिर हम डाल देंगे। देखते हैं ICAI येस नो देगा या नहीं। ये लो, ICAI अलग ही उस पर चला गया है। बाप रे, ये इतना हम लिखेंगे नहीं, ये तो उन्होंने सारा लिख कर बताया है। ये सेम क्वेश्चन है ना? वैसे अगर सजेस्टेड आंसर दे रहे हैं मतलब, लेकिन ये और भी आसान है, ये एक्चुअली में और भी आसान है, क्योंकि अब हमें भी ये देखना है कि हमारा पेपर टाइमली कंप्लीट हो, तो कितना हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ऊपर का देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। एज पर AS 16 qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use. Other investments and those inventories that are routinely manufactured or otherwise produced in large quantities are not qualifying assets. कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। Assets that are ready for their intended use or sale when acquired are not qualifying asset. Borrowing cost that is directly attributable to qualifying asset should be capitalized. Others should be recognized in P&L. ये तो हम लिख ही रहे हैं अपने शब्दों में, चाहे कैसे भी बनाकर लिखिए। कंस्ट्रक्शन, हाँ, अब ये इन्होंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, it is a qualifying asset. Interest for this amount shall be added to the cost. All others are non-qualifying assets and related borrowing cost will be charged to P&L. ये अब आपकी मर्ज़ी, आपको ऐसे लिखना है या आपको टेबल में बना के लिखना है। पर देखो, बताना क्या ज़रूरी है वो ये है कौन सा क्वालिफाइंग एसेट है, कौन सा नॉन क्वालिफाइंग एसेट, कितना आप कैपिटलाइज करोगे एडेड टू द कॉस्ट, कितना आप P&L में ले जाओगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन हमारे सामने अलग अलग आ रही है, हमें देखना है शॉर्टेस्ट मोड उठाएंगे ताकि हमारे नंबर भी पूरे आ जाएं, पेपर भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, दुकान बढ़ा दी तुम लोगों ने। एक लास्ट चीज़ देख लो ज़रा, AS 16 एक बार नज़र डाल लो AS 16 पर। AS 16 हमारा स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 93 से। देखो 10 मिनट बस मुझे और दे दो। AS 16 एक बार ड्राफ्ट देखो इसका। दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा है। दिस स्टैंडर्ड डज not deal with actual or imputed cost of owner's equity including preference share capital। देखो इसका नाम बोरोइंग कॉस्ट है ना, तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पैसा बोरो ही करते हैं, लेकिन ये AS 16 कह रहा है हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम लोन की बात कर रहे हैं जो आपने आउटसाइडर्स से लिया है। फिर उसके बाद डेफिनेशंस, बोरोइंग कॉस्ट एंड क्वालिफाइंग एसेट। पैरा 3 लर्न रख लो बस, क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन है एनी एसेट दैट टेक्स अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। एक्सप्लेनेशन में वर्ड आ रहा है 12 मंथ्स, साथ में ये भी कह रहे हैं इससे थोड़ा कम भी चलेगा। ये एक्सप्लेनेशन है सब्सटैंशियल पीरियड की। उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ 4, बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। हमने अभी बात की थी लोन प्रोसेसिंग फ़ीस की, सिबिल के स्कोर की, प्रॉपर्टी सर्च रिपोर्ट्स की, वो सब यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ना एक पॉइंट नंबर E है, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये हम AS 11 के बाद ही समझ सकते हैं, पहले नहीं समझ सकते, तो ये फ़िलहाल हमारा होल्ड पर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग AS 11 करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में हम इस पॉइंट को समझेंगे, ये हमारा अभी छोड़ दिया है हमने। उसके बाद देखो एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स,
जिसकी आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, पावर जनरेशन फैसिलिटीज़, inventories that require a substantial period of time to bring them to a saleable condition, and investment properties. investment नहीं, investment properties यानी कि land and building. ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए. recognition, पैराग्राफ नंबर 6 लर्न करना है. borrowing cost that are directly attributable to acquisition, construction or production of a qualifying asset should be capitalized. The amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined in accordance with this standard. Other borrowing cost should be recognized as an expense in the period in which they are incurred. हर क्वेश्चन में यही पैराग्राफ यूज़ होगा AS 16 के. तो ये सिर्फ एक पैराग्राफ याद रखना है और एक पैराग्राफ नंबर 3 क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन. ठीक है, आगे अब देखो इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. पैराग्राफ 8, 9, 10 ये बात कर रहा है एवरेज निकालने की. हमने जो सारा कैलकुलेशन किया है, एवरेज रेट, एवरेज एक्सपेंस, वो यहाँ लिखा हुआ है 8, 9, 10 में. आप आराम से घर पे पढ़ लेना. ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 11 कह रहा है अगर आपने कोई इनकम अर्न करी, एनी इनकम अर्नड ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इंटरेस्ट. जो हम अभी बात कर रहे थे, अगर आपने मनी इन्वेस्ट कर दिया है, इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन में से आप माइनस कर दोगे. वो पैराग्राफ नंबर 11 में लिखा है. उसके बाद 12, 13 कुछ नहीं है. फिर ये सब हो चुका है. कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन हमने समझ लिया है, लिखा हुआ है ये इतने पैराग्राफ में. आपकी मर्ज़ी है, पढ़ना हो पढ़ लेना, छोड़ना हो छोड़ देना. कमेंसमेंट, सस्पेंशन और फिर ये सेसेशन. शुरू होना, रोकना बीच में और लास्ट में क्लोज़ करना. क्लोज़ कब हो रहा था? सब्सटैंशियल कंप्लीशन पे. शुरू कब हो रहा है? जब आपने खर्चा करना शुरू किया. सस्पेंशन जेन्युइन रीज़न है, हम नहीं रोकेंगे. नॉन जेन्युइन रीज़न है, हम सस्पेंड करेंगे. और लास्ट में डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर में क्या क्या दिखाना है? अकाउंटिंग पॉलिसी और अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट. ठीक है, इसी के साथ AS 16 की समाप्ति और आपके क्लास की भी समाप्ति. थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग.